Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the most important news from the today's Hindu newspaper as well as Indian Express. So let's start with the news headlines for today. But before I start, let's look at the comment box again. So the first question is being so Pranav Singh Rajawat has answered the questions which I asked you in the previous class, and he has correctly told us that the capital of Belarus is Minsk, and the states which share border with Bangladesh are West Bengal, which is the western neighbor of Bangladesh, and your Mizoram, Meghalaya, Tripura, and Assam. These are the fourth northeast states and are the eastern neighbors of your country of Bangladesh. Ramjas also has given the right answer. Belarus is the Minsk capital, and same, the four states from the eastern sides and one state from your western side have been mentioned. Pranav Singh Rajawat again asked, sir, please explain unified pension scheme. So Pranav, we'll have a different session on this particular thing because it's not possible to explain the UPS and its comparison with your new pension scheme and old pension scheme. So a separate video would be uploaded, or I'll take it in the next class. Okay. User NFB7GF7KW5G. Sir, what is the meaning of unicorn companies? So simply unicorn companies are those companies which has a valuation of more than $1 billion. Valuation या market capitalization, and valuation means one and the same. Market capitalization basically meaning क्या होता है? It is not actual value but it is a perceived value कि इस कंपनी को अगर कल मैं सेल करता हूँ, इसको सब कुछ सेल कर देता हूँ, एसेट्स को, इसके IPR को, तो जो मुझे मार्केट में इसकी वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी एटलीस्ट $1 billion. सो यूजली $1 billion वाली जो स्टार्टअप्स होती हैं, न्यू कंपनीज, एंड इंडिया में हम स्टार्टअप डिफाइन करते हैं, जो आपकी गवर्नमेंट डिफाइन करती है. स्टार्टअप्स आर दोज विच आर इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 10 years. 10 years से कम का एग्जिस्टेंस होता है तभी आप स्टार्टअप्स की डेफिनेशन में आते हो. सो बट दिस डेफिनेशन स्पेसिफिक टू इंडिया. यूजुअली यूनिकॉर्न कंपनीज हम उनको बोलते हैं जिनका वैल्यूएशन $1 billion से ज्यादा का होता है. ओके. What is the difference between functions of Defense Acquisition Council, National Security Council and Cabinet Committee on Security? So again, okay, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है. सो बहुत सिंपल है. एज अ नेम सजेस्ट, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, DAC, ये डिफेंस में आपको जो भी एक्विजिशन करनी है, नए वेपन्स लेने, फॉर एग्जांपल अभी हमने एक रफाल आपका जो फाइटर एयरक्राफ्ट लिया है आपका फ्रांस से, तो उसका अप्रूवल जो होता है वो DAC देता है. DAC जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में होती है कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है कमेटी, और जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो इसको हेड करता है. डिफेंस मिनिस्टर इसको हेड करता है, एंड जितने भी आपके आर्मी चीफ, नेवी चीफ, ये सारे जो चीफ्स होते हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, इसके अलावा और भी आपके सेक्रेटरीज होते हैं जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, वो सब इसके मेंबर होते हैं. ठीक है. सेकेंड पे आते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अगेन एज अ नेम सजेस्ट नेशनल सिक्योरिटी से डील करता है, तो इसको हेड करता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एंड इसका काम है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर को यहां पे गाइड करना, एडवाइस करना विद रिगार्ड टू इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. ठीक है. तो ये सेकंड काउंसिल हो गई. थर्ड आपने पूछा है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी. सो एज द नेम सजेस्ट इट्स अ कमिटी इन द कैबिनेट. तो आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग योर प्राइम मिनिस्टर, वो इस पर्टिकुलर कमिटी के अंदर में होते हैं. तो प्राइम मिनिस्टर इस कमिटी को हेड करते हैं. इनका मेन फंक्शन क्या होता है? एक तो जितने भी आपके सिक्योरिटी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके जो तीनों नेवी चीफ, आपके तीनों जो आर्म फोर्सेस के चीफ हो गए, आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गया, इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल NSA ऑल्सो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये सब, और डेप्यूटी NSA, ये सब आपकी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी करता है. तो मेजरली जो सिक्योरिटी रिलेटेड अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें ये डील करता है. इसके अलावा थोड़ा बहुत इनका रोल NSC और DAC को भी मैनेज करने में होता है. फॉर एग्जांपल CCS के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व होता है, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के क्या इंपॉर्टेंट एक्विजिशन करना चाहते हैं, या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, वो सब भी आपके कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में डिस्कस होते हैं. तो CCS जो होता है कैबिनेट के अंदर में होता है. मेजरली इसके अंदर में प्राइम मिनिस्टर और आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो इसके मेंबर्स होते हैं. इसके अलावा NSA और कई बार जो आर्म फोर्सेस के चीफ्स होते हैं उनको भी यहाँ पे एडवाइजरी मेंबर की तरह यहाँ पे बुलाया जाता है. बट मेजरली अपॉइंटमेंट के सिक्योरिटी मैटर्स में अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, एज वेल एज सिक्योरिटी जो इश्यूज होते हैं उसके अंदर में ये इन्वॉल्व होते हैं. तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस होता है. ओके. इसके बाद
रामजस ने पूछा व्हाट इज हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल रिजर्वेशन। सो अगेन बहुत बार स्टूडेंट्स को इस पे भी कंफ्यूजन हो जाता है, बिकॉज यूजुअली हम हॉरिजॉन्टल पहले यूज करते हैं। बट इफ आई टेल यू कि अगर मैं जब फर्स्ट टाइम ब्रॉड डिवीजन करता हूं रिजर्वेशन का, SC ST OBC WS, दिस इज योर वर्टिकल रिजर्वेशन, दिस इज द वर्टिकल रिजर्वेशन। सो आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लीजिए कि जब आप फर्स्ट टाइम सब कैटेगराइजेशन करते हैं देन इट इज नोन एज वर्टिकल रिजर्वेशन। एंड जब आप हर किसी रिजर्वेशन ब्लॉक के अंदर में अंदर रिजर्वेशन दे रहे, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे हर जगह विमेन को रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू विमेन अमंग द एससीज कम्युनिटीज, अमंग द एससीज कम्युनिटीज, यानी कि मैं रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन दे रहा हूं। तो जब भी मैं रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन दे रहा हूं इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी और इन ऑल कैटेगरी, इट इज नॉट नेसेसरी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तभी होगा कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने विमेन की जो कैटेगरी लिया उनको सब में रिजर्वेशन दे रहा हूं। लेट से मैं ओबीसी में नहीं दे रहा, ईडब्ल्यूएस में नहीं दे रहा, जनरल में दे रहा, बट एससीज विमेन और एसटीज विमेन को उसके अंदर में दे रहा हूं, तो वो हो जाता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। सो वर्टिकल आपका ऐसे होता है एससी एसटी ओबीसी, जो आपका फर्स्ट सब कैटेगराइजेशन होता है, और जो सेकंड सब कैटेगराइजेशन होता है विद इन द रिजर्वेशन उसको हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोलते हैं। मोरओवर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, यहां पे विमेन को एससीज में दे रहा हूं, तो जो एससीज का टोटल रिजर्वेशन होगा उसमें से कुछ पार्ट विमेन के लिए होगा, बट जब मैं वर्टिकल दे रहा हूं तो मैं एक्स्ट्रा अलग से दे रहा हूं, उसके अंदर में से कुछ सब डिवीजन नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से मैं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बाद लेट्स से एक और कैटेगराइजेशन कर रहा हूं, एग्जांपल के लिए XYZ कोई कैटेगराइजेशन कर रहा हूं, तो यहां पे एससी एसटी ओबीसी में से निकाल के रिजर्वेशन में नहीं देता हूं, मैं उनको अलग से और एक्स्ट्रा 5% 10% या कुछ और देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से कैटेगराइज कर दूं तो यहां पे हो सकता है कि मैं इनको 3% दे रहा हूं, तो इट वुड बी अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी प्रोवाइडेड रिजर्वेशन। बट अगर मैं ट्रांसजेंडर को इनके अंदर दे रहा हूं, तो लेट्स अगर मैंने 3% दिया ट्रांसजेंडर को, तो एससीज में 3%, एसटीज में 3%, ओबीसी में 3%। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसके बाद नैन्सी गोयल ने पूछा है विच इज द फर्स्ट सोलर विलेज एंड सिटी ऑफ इंडिया। तो पहला जो सोलर विलेज है इंडिया का वो है मोधेरा, मोधेरा गुजरात में, जो आपका 2022 में मोधेरा आपका महसाना करके एक डिस्ट्रिक्ट है। ऑल्दो आप मोधेरा जाके देखोगे आपको लगेगा ही नहीं आप एक गांव में हो, बिकॉज ये अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में पड़ता है, और अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में इतना मतलब नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट हुआ है कि जितने भी विलेजेस हैं जो आपके, वो सारे के सारे डेवलप हो चुके हैं वहां पे, तो वो फील ही नहीं आएगी, दे वुड लुक लाइक स्मॉल टाउन्स और इन सम केसेस इवन लाइक पार्ट ऑफ द सिटी ओनली। तो अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में जो डिस्टेंस था करीब करीब वो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब गांधीनगर एंड होता है और कब आपका अहमदाबाद होता है। जस्ट लाइक दिल्ली और गुड़गांव में जो सीन हो चुका है, सिमिलर कुछ काइंड का हो चुका है। सो बट इररिस्पेक्ट ऑफ दैट, मोधेरा इंडिया का पहला सोलर विलेज था जो 22 में ही आपका फर्स्ट सोलर विलेज बन चुका था। पहली सोलर सिटी कौन सी डिक्लेयर्ड, तो 2023 में आपकी जो सांची करके है एमपी में, सांची में एक स्तूपा भी है, सांची स्तूपा वेरी फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपकी वो इंडिया की, और सांची वाज द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो ये आपका फर्स्ट सोलर विलेज और फर्स्ट सोलर सिटी है, इस साल नहीं बने हैं, फिर भी फर्स्ट है तो यू शुड नो दिस कि फर्स्ट सोलर विलेज इज मोधेरा एंड फर्स्ट सोलर सिटी इज योर सांची। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंड व्हाट वाज मानाचीवाड़ी सोलर सिटी ऑफ महाराष्ट्र रिसेंटली इन न्यूज। सो सिमिलरली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए बिकॉज ये पहली सोलर सिटी ऑफ महाराष्ट्र है, माने और सोलर सिटी भी नहीं, सॉरी इट्स अ विलेज। आपने क्वेश्चन आई थिंक सिटी पढ़ लिया होगा बट इट इज अ विलेज, तो पहला सोलर विलेज है महाराष्ट्र का मानाचीवाड़ी। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन है एंड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बिकॉज स्टेट लेवल न्यूज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ओके, रामजस ने नेक्स्ट पूछा फॉर गगनयान मिशन हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स आर गोइंग इनटू स्पेस। सो एज ऑफ नाउ जो हमारे गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स हैं जो हमने अभी तक शॉर्टलिस्ट करे हैं वो 4 हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो आपका 25 में गगनयान मिशन लॉन्च होने वाला है उसके लिए हमने इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को फाइनलाइज करा है। सो इनके जो लीडर होंगे वो होंगे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर,
इसके अलावा अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप एंड शुभांशु शुक्ला। सो यहाँ पे इफ यू विल रिमेंबर, अगर आप कहीं जगह पे देखोगे कि इनके नाम के आगे ग्रुप कैप्टन की जगह विंग कमांडर लिखा हुआ है। सो जब इन नाम को डिस्क्लोज किया गया था, जब फर्स्ट टाइम इनको रिवील किया गया था, एट दैट टाइम ही वाज जस्ट अ विंग कमांडर, बट इन द मेन टाइम उनका प्रमोशन हो चुका है एंड चारों के चारों आप ग्रुप कैप्टन पोजीशन पे ही हैं। तो जो आपकी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं आर्म फोर्सेस के अंदर में, यहाँ पे एयर फोर्स के अंदर में, तो उसमें पहले ये विंग कमांडर थे, बट नाउ ही इज आल्सो अ ग्रुप कैप्टन। आल्सो दीज टू पीपल, प्रशांत बालकृष्ण नायर एंड ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, वो इस साल जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर भी जाएंगे, बिकॉज एक्सियोम कंपनी है एक प्राइवेट स्पेस कंपनी, जस्ट लाइक स्पेस एक्स आपने सुना होगा, ऐसे वहां की यूएस की कंपनी है जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करती है आपके स्पेस के अंदर में। तो इन दोनों जो आपके ये गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये दोनों ट्रेनिंग पर्पस के लिए एक्सियोम मिशन के अंदर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी जाएंगे। सो बिफोर गोइंग टू स्पेस इन द गगनयान, दीज टू पीपल आर आल्सो गोइंग टू गो टू द स्पेस बिफोर द अदर टू ऑल्सो। ओके, तो प्रोबेबली इन दो को भी किसी ना किसी स्पेस मिशन में शायद जाने का मौका मिल जाए, बट फाइनली दीज आर द 4 पीपल जो गगनयान मिशन का आपका पार्ट बनने वाले। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रामजस अगेन आस्क, कैन यू सजेस्ट सम सेशन ऑफ सीआर टू क्लैट प्रेप, आई एम स्कोरिंग 14 to 18, नीड हेल्प। सो रामजस एंड अदर्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका कुछ भी फीडबैक्स हो, डाउट्स हो, कोई आपका सजेशन हो, यू कैन ऑलवेज मेंशन इट, एंड बिकॉज यू हैव आस्क्ड फॉर इट, आई टॉक टू द कंसर्न फैकल्टी, आई टॉक टू हिम एंड ही सेड कि सून ही विल बी गोइंग टू टेक सम सीआर स्पेशलाइजेशंस बाय द नेम ऑफ सीआर कैप्सूल समथिंग, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव सच काइंड ऑफ सेशंस फॉर सीआर आल्सो ऑन ऑनलाइन। ओके, फॉर क्लैट प्रेप स्टूडेंट दे डोंट हैव टू वरी, बिकॉज उनके लिए आपके अलग से स्पेशल ऑनलाइन सेशन, स्पेशल क्लासेस चल रही है। ओके, इसके बाद लविश गंगवाल, इफ आर्टिकल 20 स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी charged in ex post facto law, but we see some laws BNS are retrospective nature, how is it possible? So लविश, आपकी जो इंफॉर्मेशन है टोटली करेक्ट नहीं है कि आपके जो भारतीय न्याय संहिता है उसके कुछ लॉस रेट्रोस्पेक्टिव नेचर है, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज आर्टिकल 20 में आपको समझना पड़ेगा, आर्टिकल 20 छोड़िए, कोई भी क्रिमिनल लॉ होता है तो ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ है कि उनका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकता है। सो रिमेंबर दिस कि आई थिंक यू हैव टू क्रॉस चेक अगेन कि आपने क्या पढ़ा है। हाँ, इट इज पॉसिबल कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो अगर यहां पे कोई सिविल लॉ है या फिर यहां पे कोई टैक्सेशन का लॉ है। किसी कोई टैक्स लगाना है गवर्नमेंट को तो वो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई किया जा सकता है। कोई सिविल प्रोविजन है कुछ टाइप का, तो उसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली कर सकते हो। टैक्स इज आल्सो टाइप ऑफ सिविल प्रोविजन ओनली, बट सिविल और टैक्स के अंदर में भी अगर उससे रिलेट करके कुछ आप क्राइम क्रिएट कर रहे हो तो उसमें आप उसको नहीं कर पाओगे। तो सिविल और टैक्स के अंदर में आप रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ में भी आपका सुप्रीम कोर्ट के ऐसे केसेस रहे, अगर क्रिमिनल लॉ के अंदर में आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ बेनिफिशियल प्रोविजन है, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता में नहीं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर में जहां पे प्रोसीजर की बात आती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जहां प्रोसीजर की बात है, जैसे सीआरपीसी में आती थी, अगर उस पर्टिकुलर केस में प्रोसीजर का कोई बेनिफिट किसी एक्यूज को मिलता है तो वो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली भी मिल सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या करा है कि जो बेल के प्रोविजंस होते हैं और बेल में अंडर ट्रायल्स के लिए हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर में एक स्पेसिफिक सेक्शन रखा है, जिसके अंदर में कोई अगर पर्सन अंडर ट्रायल है और उसने अपनी जो उसको जो टोटल पनिशमेंट हो सकती है उस केसेस के अंदर में, अगर उसने हाफ कंप्लीट कर लिया है तो उसको आपको बेल देनी पड़ेगी। सो ही वुड बी बिकम एलिजिबल फॉर बेल। अब आप उसमें मना नहीं कर सकते, ऑब्वियसली डेथ का, हीनियस क्राइम्स का यहाँ पे एक्सेप्शन है। इसके अलावा कोई फर्स्ट टाइम अगर अंडर ट्रायल है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, तो अगर उसने 1/3 अपना जो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है अगर वो फुलफिल कर दिए तो उस सिचुएशन में भी उसको बेल देना कंपलसरी है। तो ये वाला जो प्रोविजन है ये रेट्रोस्पेक्टिवली लगता है। ऑल्दो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों के तीनों आपके दे हैव कम फ्रॉम 1 जुलाई और 2024 से दे हैव बिकम इंप्लीमेंटेबल, बट 1 जुलाई 2024 से भी पहले के जो अंडर ट्रायल्स है उनको इसका प्रोविजन का बेनिफिट मिलेगा। सो रिमेंबर, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या कहता है कि वन शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर अ क्राइम which he has committed and one should not be punished for more than what was the penalty at
एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो क्राइम जो कमीशन ऑफ ऑफेंस पे था और पनिशमेंट जो ऑफेंस के टाइम पे थी, उससे ज्यादा पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हो। अगर कोई क्राइम पहले डिफाइन नहीं था तो आप नया क्राइम बना के रेट्रोस्पेक्टिवली किसी को पनिश नहीं कर सकते हो। ओके, तो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ इस तरीके से है। हरलीन तूर ने भी मैसेज, ओके, उन्होंने भी करेक्ट आंसर करा है। बेलारस की कैपिटल मिन्स्क है, बिकॉज हम मिन्स्क एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एंड माही मेहता ऑल्सो अगेन बेलारस कैपिटल इज मिन्स्क। सो ऑल ऑफ यू आर प्रोवाइडिंग द करेक्ट आंसर्स। ओके, सो मूव ऑन करते हैं विद द न्यूज फॉर टुडे। तो पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे, दिस इज एनालाइजिंग द जेंडर बजट ऑफ 24-25। तो जेंडर बजट क्या होता है? सो इट इज नॉट लाइक कि आप अलग से कोई बजट बनाते हो जेंडर्स के लिए। इट इज जस्ट दैट कि आपका जो बजट होता है उसके अंदर में जो भी आप पॉलिसीज लाते हो उसमें आप जेंडर को एनालाइज करते हो। You either prepare the budget keeping gender perspective in mind, or when you prepare a budget, you analyze the budget with the gender perspective कि यहां पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस बार का जो बजट इंट्रोड्यूस करा है उसमें मैंने जेंडर स्पेसिफिक क्या क्या स्कीम्स लेकर आया हूं, मैं जेंडर स्पेसिफिक मेरा एलोकेशन क्या है, बजट का कितना पोर्शन मैंने बेसिकली जेंडर के लिए या विमेन के लिए यहां पे अलग से रखा गया। तो इसी पर्टिकुलर पर्पस को, इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं जेंडर बजटिंग, जिसको हम जेंडर बजट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप जब भी कोई बजट इंट्रोड्यूस कर रहे हो गवर्नमेंट के अंदर में कि उसका जेंडर पे क्या इंफ्लुएंस होगा, जेंडर के लिए हमने क्या एलोकेशन करा है, वो सब आपको स्टेटमेंट आपकी पार्लियामेंट के अंदर में प्रेजेंट करना होता है। तो ये जो कंसेप्ट हमने जेंडर बजटिंग का ये स्टार्ट किया था फ्रॉम द बजट ऑफ 2005-2006। तो फर्स्ट जेंडर बजट स्टेटमेंट या फर्स्ट जेंडर बजट जो है वो हम लेकर आए थे इन द बजट ऑफ 2005-2006। सो ऐसा नहीं कोई नया चीज है, ये बहुत पुराना चीज है कि जेंडर के हिसाब से हमने क्या क्या एलोकेशंस करे हैं वो आपको एक बार बताना पड़ेगा बस, ठीक है। अब ये जो 24-25 का जो बजट आया है ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज जो हमारी टोटल जीडीपी है उस टोटल जीडीपी का फर्स्ट टाइम हमने 1% क्रॉस किया है। इससे पहले जब भी हम जेंडर बजटिंग का एनालिसिस करते थे सो इट वाज नेवर मोर देन 1% से कम ही होता था। तो फर्स्ट टाइम 1% हुआ है। Moreover, since 2005-2006, it has been observed कि जो बजट का 5% होता है, many a times कभी-कभी होता था कि वो less than 5% हो जाए, but it would be very near to 5, 4.9 और usually 5% above ही रहता था। But इस साल हमने again इसका भी highest allocation करा है। तो जो total gender based आपकी schemes हैं, policies हैं गवर्नमेंट की, उसका 6.8% वो उन particular schemes को गया है जो women specific है। इसके बाद जो आप जेंडर बेस्ड स्टेटमेंट करते हो, जेंडर बेस्ड स्टेटमेंट जो आप स्टेटमेंट बेसिकली जो आप वहां पे रिपोर्ट दोगे उसके अंदर में आप स्कीम्स को या आपकी पॉलिसीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। पार्ट ए स्कीम्स, पार्ट बी स्कीम, पार्ट सी स्कीम। तो पार्ट ए स्कीम्स कौन सी होती हैं? जो 100% प्रोविजनिंग इज ओनली फॉर विमेन, सिर्फ और सिर्फ विमेन को इन स्कीम्स का जो फायदा है, जो भी इसमें बजट होने वाला है, जो भी पैसा लगेगा उसका 100% फायदा सिर्फ और सिर्फ विमेन को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो विडो पेंशन स्कीम्स। सो ऐसे आपके इंदिरा गांधी एक विडो पेंशन स्कीम है, इट्स एन एग्जांपल ओनली। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसमें भी इट इज रिक्वायर्ड कि आपकी जो घर का कर्ता होगा या घर जो ओनर होगा, अगर वहां पे कोई विमेन अवेलेबल है तो उसमें उस विमेन के नाम पे वो घर बनाया जाता है। तो इस टाइप की जो स्कीम जहां पे 100% बेनिफिट अगर विमेन को ही होने वाला है तो उसके अंदर में हम उसको पार्ट ए स्कीम में काउंट करेंगे। पार्ट बी स्कीम्स कौन सी होती हैं? जिसके अंदर में इट इज बिटवीन 30 to 99%। 30 से 99% अगर एलोकेशन जो है उसमें प्रोविजनिंग जो है अगर वो विमेन के लिए हो रही है तो वो पार्ट भी हो जाएगी। इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं विच इज नरेगा। सो एमजी नरेगा स्कीम के अंदर में आपकी जो 1/3 आपका जो भी नंबर ऑफ जॉब्स होंगी वो आपको रिजर्व रखनी है। एंड इट हैज रिसेंटली बीन रिपोर्टेड कि एक्चुअल में नरेगा के अंदर में 60% जो पेमेंट होता है इट इज बीइंग डन टू द विमेन। तो मेजरली जो 60% आपके एम्प्लॉइज होते हैं नरेगा के अंदर में, जो वर्कर्स होते हैं, वेज वर्कर्स, वो बेसिकली आपके विमेन वर्कर्स ही होते हैं। इसके बाद आता है आपका पार्ट सी जो सबसे लेटेस्ट है, विच इज बेसिकली कि जिसमें 30% तक 30% अप टू 30% एलोकेशन जिसमें आपका विमेन के लिए होगा, उस पर्टिकुलर केस के अंदर में आप इसको पार्ट सी के अंदर में रखोगे। सो फॉर एग्जांपल आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है जिसके अंदर में जो आप पार्ट सी के अंदर में इंक्लूड कर सकते हो।
ठीक है, तो ये कुछ स्कीम्स है आपकी जो सारी की सारी आप में इसमें आती है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस स्कीम, बस पार्ट ए बी सी के अंदर में 100% पार्ट ए आता है, 30 से 99% पार्ट बी, और अगर अप टू 30% है, लेस देन 30% है, तो उस सिचुएशन में आप पार्ट सी में इंक्लूड करते हो। ओके, तो ये आपका एक जेंडर बजटिंग का एक ब्रीफ बैकग्राउंड। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं, मूविंग द स्पॉटलाइट ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। सो इफ यू रीड हिंदू न्यूज़पेपर, इस बार के जो आपके आर्टिकल्स आए, इस बार का जो एडिटोरियल है, ऑल द एडिटोरियल्स आर रियली गुड। सो माय एडवाइस वुड बी कि आप इस बार का एडिटोरियल पेज, ओपिनियन पेज एज वेल एज अ टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज हिंदू के अंदर में, उसको प्लीज आज के न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड करें, बिकॉज बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं। तो यहां पे एक मूविंग द स्पॉटलाइट टू ग्रास रूट डेमोक्रेसी के ऊपर पे एक आर्टिकल है। यहां पे दो ऑथर्स हैं आपके, व्हाट दे आर एक्चुअली आर्ग्यूइंग इज कि यस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की इलेक्शंस कराता है, दे हैव बीन डूइंग अ फेनोमिनल जॉब, और यहां पे ये बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। बट your democracy is not just for the states and your center. There should be democracy at the grassroots level also. And when I say grassroots, I am actually talking about the panchayats and municipalities. तो आप, if I hope you are aware, if you are a CLAT prep student and आपने पॉलिटी क्लासेस करी होंगी, तो you know कि हमने पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है फ्रॉम द ईयर 1993 itself। तो हमने 93 के अंदर में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए हम, और उसके अंदर में हमने पार्ट 9 एंड 9A, सो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो पार्ट 9 एंड 9 है, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, इनको इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया था। ठीक है, तो पार्ट 9A करा, यानी बेसिकली हमने पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज को यहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर पार्ट 9A के अंदर में हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन भी क्रिएट किया था, एंड देयर जॉब इज टू कंपल्सरी कंडक्ट इलेक्शंस एवरी 5 years. So just like your elections for Lok Sabha and Legislative Assembly should take place within 5 years, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस भी 5 years में कंडक्ट होना चाहिए। एंड यहां पे ऑथर्स आर आर्ग्यूइंग कि देयर आर मेनी केसेस, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, जहां पे इलेक्शंस हैव नॉट बीन डन फॉर 3 to 4 years। तो यहां पे बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर, लैक ऑफ प्रोसीजर, कि यहां पे कुछ प्रोसीजर बाउंडेशन या अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ स्टेट्स ने आपके इलेक्शंस को पोस्टपोन कर रखा है फॉर 3 to 4 years। अगर आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को रीड करोगे, सो यू वुड फाइंड आउट कि कर्नाटका के अंदर में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट में जाके केस फाइल किया था, एंड वहां पे गवर्नमेंट ने, यहां पे गवर्नमेंट में कर्नाटका गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में जाके वहां पे एश्योरेंस दी कि वेरी सून दे आर गोइंग टू कंडक्ट डिलिमिटेशन एंड देयर वुड बी अ इलेक्शन वेरी सून। बट अगेन अभी तक वो डिलिमिटेशन कंप्लीट नहीं हुआ, 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो फिर से आपका केस चल रहा है। इसके बाद यहां पे इन्होंने एक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया है कि वहां पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में पंचायत इलेक्शंस होने वाले थे, एंड लास्ट मोमेंट पे जस्ट 1-1.5 महीने पहले आपके आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर लॉ लाके उन पर्टिकुलर इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया। तो यहां पर भी वो जो पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस था, जो पर्टिकुलर लॉ था, उसको हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा, बिकॉज आपको इलेक्शंस इतनी फटाफट से करने, हर 5 साल के अंदर में करने। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी आपकी प्रॉपरली सिर्फ स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे होनी चाहिए, ग्रास रूट के अंदर पे भी इट इज रिक्वायर्ड कि 5 साल के अंदर में आपके इलेक्शंस कंडक्ट हो। सो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में फाइनली इन्होंने कुछ यहां पर अपने कुछ सजेशन दिए कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि जैसे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हो, सिमिलरली स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर में भी हमें एक सिलेक्शन कमिटी बना देनी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल सेंटर में आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है। सिमिलरली हम स्टेट लेवल पे भी ऐसा ही कर सकते हैं। इसके अलावा डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है, जो आपके सेंटर और स्टेट लेवल पे 10 years में सेंसस बेसिस पे होना चाहिए। सिमिलरली यहां पर भी हमारा जो वार्ड्स का और पंचायत का जो डिवीजन है, जो सब कैटेगराइजेशन है, हर 10 years के अंदर में ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस हमें कंडक्ट करना चाहिए। तो इस टाइप के हैं। सिमिलरली रिजर्वेशन पॉलिसी भी जो है वो भी हमें इसी तरीके से इसमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। So again, my suggestion would be, if you are having a Hindu newspaper access, you should read this particular article. Okay, so next पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज राशन शॉप्स इन द नीलगिरीज fortified to keep elephants and bears at bay. So
राशन शॉप जो होती है, आपने सुना होगा कि पहले के टाइम में जो लोग होते थे वो राशन शॉप से जाके आपका जो अनाज होता था, आपका वीट होता था, कैरोसिन, शुगर एक्सेट्रा, वो सब्सिडाइज रेट पे लेकर आते थे। बट विद टाइम वो राशन शॉप जो है वो लिमिटेड हो चुका है ओनली फॉर द वेरी पुअर और सम लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, यूजुअली वही उसके अंदर में जाके आप राशन शॉप लेती हैं, राशन शॉप से राशन लेती हैं। तो एक तो हम इस राशन शॉप का जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस कर लेंगे, बट यहां पे एक बार न्यूज समझे तो राशन शॉप्स जो है उनको फोर्टिफाई करा गया नीलगिरीज के अंदर में, सो दैट कि वहां पे जो एलिफेंट्स और बेयर्स आके उसमें आके सामान को लेके चले जाते हैं वो चीज यहां पे कम हो सके। तो ये चीज करनी इसलिए जरूरी थी बिकॉज नीलगिरीज के अंदर में ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा था कि बिकॉज मेकशिफ्ट आपने टिन शेड्स के अंदर में आपने आपकी जो राशन शॉप उनको रन कर रखा था, उस वजह से क्या होता था, एलिफेंट्स और बेयर जो होते वो इजीली उस पूरे टिन शेड को तोड़ देते थे और जो राशन रखा हुआ होता था उसको ले जाते थे। तो यहां पे हमने उसको फोर्टिफाई करा है। तो अब हम समझते हैं कि राशन शॉप का जो पूरा सिस्टम है वो कैसे रन करता है। तो जो राशन शॉप का सिस्टम है जो रन करता है उस सिस्टम का नाम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया गया सिस्टम। तो इसके अंदर में आपने राशन शॉप्स और फेयर प्राइस शॉप, तो एक्चुअल में इनका फेयर प्राइस शॉप्स होता है, बाद में हम इन्हें रेगुलर लैंग्वेज में राशन शॉप यूज करने लगे बिकॉज यहां पे राशन मिलता था। तो एक्चुअल में इन्हें एफपीएस या फेयर प्राइस शॉप कहते हैं और इनका काम क्या होता है, सो दे आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट कमोडिटीज लाइक राइस, व्हीट, शुगर एंड कैरोसिन। सो रिमेंबर मैनी पीपल माइट नॉट नो, कैरोसिन पहले भी मिलता था और आज भी मिलता है आपके एफपीएस शॉप पे। ऐसा नहीं है कि हम एलपीजी पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे कैरोसिन नहीं मिलता है, तो आज भी आपको सब्सिडाइज रेट के ऊपर पे राइस, व्हीट, शुगर एंड कैरोसिन मिलती है फॉर द पुअर। ओके, इसके बाद इसके अंदर में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। सो जो प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज का काम है, तो यहां से आपका जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो जुड़ जाता है। तो आपकी जो गवर्नमेंट है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू आपके जो फार्मर्स होते हैं उनसे राइस और व्हीट को कलेक्ट करती है, उनसे लेती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, एमएसपी के ऊपर पे। और वो वाली चीज जो होती है वो बेसिकली प्रोक्योरमेंट जो होता है वो यूज होता है पीडीएस के अंदर में। सो प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज का काम किसका होता है, स्टोरेज भी काम जो होता है दोनों का दोनों काम होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एट द नेशनल लेवल। कई बार हम स्टेट एजेंसीज को भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट के अंदर में एफसीआई का जो नेटवर्क है वो इतना अच्छा नहीं है, तो वहां पे हम स्टेट लेवल या प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। बट मेजरली जो प्रोक्योर करने का काम, फार्मर से अनाज लेने का काम और उसको स्टोर करने का काम होता है पीडीएस में, वो होता है आपके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। ओके, इसके बाद स्टेट कहां पे इन्वॉल्व होता है, तो जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बेसिकली जो राशन शॉप्स हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट रन करती हैं। राशन शॉप्स को रन करने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का। तो जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट एजेंसीज करती हैं थ्रू राशन शॉप्स। तो बेसिकली आपके टेंडर्स निकलते हैं राशन शॉप्स के लिए और कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, आप और मैं भी इस पर्टिकुलर टेंडर को अप्लाई कर सकते हैं और राशन शॉप के थ्रू जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद राशन कार्ड्स किस किस टाइप के होते हैं, तो बहुत टाइप के राशन कार्ड्स होते हैं, बट हम दो को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। एक तो है एएवाई कार्ड, जिसे हम बोलते हैं अंत्योदय अन्न योजना कार्ड्स। सो ये हमने स्पेसिफिक स्कीम निकाली थी फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। बीपीएल के अंदर भी, बिलो पॉवर्टी लाइन में भी जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, उनको हम अंत्योदय अन्न योजना के अंदर में कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपके बीपीएल या एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए हमने अलग से कार्ड बनाए, प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड्स। सो प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड्स वो लोग हैं जो वुडंट कम इन द मिडिल क्लास और थोड़े बहुत जो खुद से मार्केट से ले जाके अफोर्ड कर सकते हैं, बट वो बीपीएल में भी नहीं आते, दे आर नॉट टोटली पुअर, तो उनको हमने प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स में रखा है, ना कि एवाई कार्ड्स के अंदर में। सो दो कैटेगरी की चीज हमने कर दी यहाँ पे। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, तो जो अंत्योदय अन्न योजना रेशन कार्ड होल्डर्स होते हैं उनको तो मिलता है 35 kg ऑफ ग्रेन्स पर फैमिली पर मंथ। राइस ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, 35 kg ऑफ ग्रेन्स पर फैमिली पर मंथ मिलता है। इसकी प्राइसेस भी फिक्स हैं आपकी। मिलेट्स जो होते हैं आपके वो ₹1 पर केजी पे, ₹1 पर केजी पे मिल जाता है आपको। आपको जो वीट होता है, वीट आपको मिलता है ₹2 पर केजी पे, और जो राइस है वो आपको मिलता है ₹3 पर केजी पे। सो 1 to 3 से कर सकते हैं। मिलेट्स, व्हीट और राइस जो है आपका 1 to 3 पर केजी के हिसाब से आपको इसमें मिलता है। इसके बाद प्रायोरिटी हाउस होल्ड आपके जो होते हैं उन कार्ड होल्डर्स को क्या मिलता है, सो इसके अंदर में 5 kg ऑफ ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ आपको मिलता है इसके अंदर में। तो इनको 5 kg मिलता है और पहले ही 15 kg तक था, बट अब पर पर्सन कर दिया तो हमने 5 kg पर पर्सन पर मंथ। एक फैमिली होल्डर जिनके पास में ये प्रायोरिटी हाउस होल्ड का राशन कार्ड है वो ले सकते हैं। इसके बाद हमने कोविड के टाइम में एक नई स्कीम लॉन्च करी थी, विच वाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना।
एंड इसके अंदर में अपार्ट फ्रॉम दिस एंटाइटलमेंट्स ऑफ दीज पर्टिकुलर फैमिलीज, हर पर्सन को 5 kg पर राइस और व्हीट पर पर्सन आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपके अंत्योदय अन्न योजना को, और इसके अलावा 1 kg पल्सेस ऑल्सो। तो 5 kg के आप राइस और व्हीट ले जा सकते हो और 1 kg का पल्सेस आप पर फैमिली फ्री ऑफ कॉस्ट ले जा सकते हो। अभी रिसेंटली हमने 2-3 साल पहले एक और चीज लॉन्च करी थी, विच वॉज 1 नेशन 1 राशन कार्ड। अब ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड क्या था? सो पहले जो राशन कार्ड होता था वो स्टेट स्पेसिफिक होता था, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स का है, तो स्टेट राशन कार्ड के इशुएंस में इन्वॉल्व होती थी। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती थी? सो फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आप एक माइग्रेंट लेबर है जो आप बिहार से, मैं आपको रियल एग्जाम्पल दे रहा हूं जो ऐसा होता है कि आप एक बिहार के माइग्रेंट लेबर हैं और आप काम करने के लिए राजस्थान में जयपुर में आते हैं। तो आप जब जयपुर में आएंगे तो आपका जो राशन कार्ड है वो यहां पे वैलिड नहीं है। तो ऑल दो आप बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बट यू आर बाउंड टू बाय इट फ्रॉम द रेगुलर शॉप। तो यहां पे क्या करा गया? 1 नेशन 1 राशन कार्ड के अंदर में जो भी आपकी माइग्रेंट लेबर की पॉपुलेशन है, पहले फर्स्ट स्टेज में हमने इसे करा था और अब हमने इसे टोटली कर दिया है। तो आपके पास अगर कोई राशन कार्ड है, लेट्स से आपके पास अंत्योदय अन्न योजना का कार्ड है, राशन कार्ड है, तो आप उस पर्टिकुलर राशन कार्ड पे आपका एंटाइटलमेंट इंडिया के अंदर में किसी भी स्टेट के अंदर में ले सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आपका राशन कार्ड सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक है, आपका राशन कार्ड जो होगा वो ऑल इंडिया अवेलेबल होगा। ओके, सो दिस इज अ न्यू चेंज कि राशन कार्ड आपका ऑल इंडिया अवेलेबल होता है। तो ये आपका पीडीएस सिस्टम है जो हम, बिकॉज राशन शॉप न्यूज में थी तो उसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट में आते हैं, पाकिस्तान इनवाइट्स मोदी टू अटेंड द एससीओ मीट इन इस्लामाबाद। सो ये न्यूज मैंने सिर्फ इसलिए, ऑल्दो हम एससीओ बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में इधर इन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एक जगह एससीओ समिट लिखा हुआ है। सो इट इज नॉट एससीओ समिट। जो हर साल की एससीओ समिट होती है, इस साल की 2024 की जो समिट है वो अस्ताना कजाकिस्तान में हो चुकी, एंड जो नेक्स्ट ईयर की है 2025 की जो समिट है, इट इज गोइंग टू बी होस्टेड बाय चाइना। तो ये हो चुका है। तो ये जो एससीओ मीट इन इस्लामाबाद क्या है, और ये भी हाईएस्ट लेवल पे नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू अटेंड। तो इट इज बेसिकली अ एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या काउंसिल, एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक पर्टिकुलर मीटिंग है। Moreover, I like you to pay attention to this particular पैराग्राफ, बिकॉज यहां पे जो इन्होंने एससीओ के मेंबर्स बताए हुए हैं, इन्होंने जो लेटेस्ट मेंबर्स हैं उनको मिस आउट कर दिया। सो इवन न्यूज़पेपर में भी ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो इसके अंदर में सिर्फ 8 मेंबर्स बताए हुए हैं। सो जो ओरिजिनल 5 मेंबर्स थे, फिर 6 हुए और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान 7-8 हुए। उसके बाद जो 9th मेंबर था वो है आपका ईरान। एंड मेनी पीपल माइट हैव मिस्ड आउट ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूज। जुलाई के अंदर में ही आपका 10th मेंबर भी एससीओ में इंक्लूड हो चुका है, एंड दैट इज बेलारूस। बेलारूस जिसकी कैपिटल मिन्स्क है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था, उसका जो 10th मेंबर है आपका एससीओ का, इट इज नाउ बेलारूस। ओके, तो ये 10 मेंबर्स हैं, यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज ओनली 8 कंट्रीज आर मेंशन्ड, देयर आर 10 मेंबर स्टेट्स इन द एससीओ। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी, एंड आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे वन लाइनर्स आए तो हम उनको भी डिस्कस कर ही रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च फॉर विमेन। तो ये शी बॉक्स क्या है एक्चुअल में? सो जो आपकी एक पर्टिकुलर एक्ट आया था 2013 में, जिस एक्ट का नाम है आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसे हम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट ऑफ 2013 भी कहते हैं। एंड इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में, एज अ नेम सजेस्ट, जो वर्क प्लेस पे विमेन्स होती है, अगर उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उस पर्टिकुलर चीज के अंदर में क्या क्या उसका प्रोसीजर होगा कि कैसे उससे डील किया जाएगा, कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो सब इस पर्टिकुलर केस के अंदर में डिफाइन है। और ये 2013 का जो एक्ट है, इट इज डिराइव फ्रॉम, जो मेजरली डिराइव किया गया है, इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विशाखा करके केस है आपका 1997 का, जिसके अंदर में विशाखा गाइडलाइंस आई थी आपकी। और ये जो गाइडलाइंस हैं ये डील करती हैं आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट से। तो उसको ही हमने यहां पे अब एक पर्टिकुलर एक्ट फॉर्म में 2013 में जाके हमने इसको एक कंसेप्चुअलाइज करा था। ओके, अब इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर में रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जितने भी आपकी वर्क प्लेसेस हैं
इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पब्लिक है, वो प्राइवेट है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है। रिमेंबर, ये पर्टिकुलर जो एक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट पे नहीं लगता है, ये पब्लिक और प्राइवेट एंड इवन ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर हर जगह पे लगता है जहां पर भी कोई भी विमेन काम करती है। तो हर जगह पे आपका एक्ट लगेगा और इसके एक्ट के अंदर में रिक्वायरमेंट होता है कि यहां पे आपको कमेटी बनाना, एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बनाना कंपलसरी होता है। तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके अंदर में जो कमेटी बनती है उनको हम बोलते हैं इंटरनल कमेटी, यानी हर पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में एक इंटरनल कमेटी बनाना कंपलसरी है। ऑब्वियसली इसके बाद अगर ये ढंग से वर्क नहीं करती है, यहां पे उसको जस्टिस नहीं मिलता है, तो यहां पे हमने गवर्नमेंट लेवल की, नेक्स्ट लेवल की, अपील के लेवल के लिए भी आपने स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर लेवल पे आपने कमिटीज बनाई हुई है। ओके, एंड जो पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट के लिए कमिटीज होती हैं उनको बोला जाता है लोकल कमिटीज। तो ये शी बॉक्स क्या है? तो इट इज नॉट अ न्यू थिंग, ये पोर्टल अभी नया नहीं आया है। अगेन आई डोंट नो, आज के न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स आई हैं कि हमने कोई नया पोर्टल लॉन्च करा है, बट ये नया पोर्टल नहीं है। इट्स द सेम पोर्टल जो आपका 2017 में ही लॉन्च हो चुका था। सो 2017 में इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया था, अभी इसका रिवैम्प्ड वर्जन आया, मतलब बेसिकली 2.0 कह सकते हैं हम इस पोर्टल का, शी बॉक्स का। और शी बॉक्स का फुल फॉर्म क्या है? शी बॉक्स का फुल फॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। तो शी बॉक्स स्टैंड्स फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, और बेसिकली क्या है? इट्स अ ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल। तो अगर आप ऑनलाइन कंप्लेन करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हो, और सेंट्रलाइज पोर्टल है। सेंट्रलाइज बेसिकली मींस कि जितनी भी स्टेट्स हैं जहां पर भी जो भी रिपोर्ट्स हो रही है वो सब एक जगह सेंटर में आपको प्रेजेंट मिलेगी। ये पर्टिकुलर पोर्टल रन करा जाता है बाय द विमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो इसको रन करती है। और इसके अंदर में आप ना सिर्फ कंप्लेन कर सकते हो, बट यहां पे जितनी भी इस टाइप की सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट्स हुई हैं या चल रहा है जिनका प्रोसीजर, उन सब का रिकॉर्ड इस पर्टिकुलर शी पोर्टल पे रहेगा। सो इट्स आल्सो अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस शी बॉक्स के ऊपर पे जितनी भी आप कंपनीज होती हैं जिनमें जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगे हैं किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, और उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर में ऑब्वियसली सबकी आइडेंटिटी को सेव करके रखा जाएगा, बट एटलीस्ट वहां पे रिकॉर्डेड रहेगा कि किस पर्टिकुलर केस में क्या केस था, उस पर्टिकुलर केस में कितने दिन के अंदर में उसका पूरा रेजोल्यूशन हुआ भी है या नहीं हुआ, और फाइनली उसके अंदर में फाइनल रिजल्ट क्या निकला कि वहां पे उस पर्सन को रिमूव करा गया या यहां पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो ये सब कुछ आपको शी बॉक्स के अंदर में प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो ये एक नई अपडेट आई है रिगार्डिंग शी बॉक्स पोर्टल। नेक्स्ट पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट जॉब्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हुज कास्ट ट्राइब्स वर डीशेड्यूल्स। तो अगेन ये शॉर्ट में मैं कवर करने वाला हूं बिकॉज SC/ST सब कैटेगराइजेशन से ही ये रिलेट करता है। सो अगेन यहां पे क्या होता है, 2001 की एक रूलिंग आती है सुप्रीम कोर्ट की, 2001 की एक रूलिंग आती है सुप्रीम कोर्ट की, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलिंद, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलिंद। एंड इस पर्टिकुलर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट क्या डिक्लेयर कर देता है, जो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने अब काइंड ऑफ ओवर रूल करा है, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ। यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या कह देता है कि जो स्टेट्स होती हैं वो SCs और STs की लिस्ट को चेंज नहीं कर सकती। SC/STs की लिस्ट के अंदर में किसी लोकल कास्ट को, स्टेट स्पेसिफिक कास्ट को इंक्लूड नहीं कर सकती है, ना उनको रिमूव कर सकती है। अब यहां पे जब ये पर्टिकुलर आया तो कर्नाटका स्टेट के अंदर में एक SCs और STs के अंदर में आपने कुछ कास्ट और ट्राइब्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया था, आपने उनको सर्टिफिकेट इशू कर दिया। उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे जाके ये कई बैंक्स में जाके इनको जॉब्स मिल गई ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। तो आपने बैंक्स के अंदर में इनको जॉब मिल गई, और कई सालों से 1977 की बात कर रहा हूं मैं, तब से ये लोग जॉब में थे। अब 2001 में जजमेंट आता है, आफ्टर 25 ईयर्स के बाद में कुछ जजमेंट आता है आपका इस टाइप से, और उस 25 ईयर्स लेटर जजमेंट के अंदर में ये जो SC/ST के बैंक में जो जॉब कर रहे होते हैं, इनके जॉब्स को कैंसिल कर दिया जाता है कि इनकी जॉब्स को आप आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, दे हैव टू लीव दिस पर्टिकुलर जॉब बिकॉज ये SC/ST जो बेनिफिट है, रिजर्वेशन बेनिफिट है, उसके हकदार नहीं। तो यहां पे जब ये होता है तो ये जाके सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन करते हैं, एंड अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है कि बिकॉज इन लोगों ने कोई भी मिसकंसेप्शन यूज नहीं करा था, इन्होंने कुछ फ्रॉड नहीं करा था, दे आर अनदर विक्टिम ऑफ द चेंजेस इन पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट। तो यहां पे ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो एज लॉन्ग एज इन्होंने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करा, फ्रॉड नहीं करा वाइल द अपॉइंटमेंट सिस्टम, जब तक इनका अपॉइंटमेंट हुआ तो इन्होंने कोई फ्रॉड नहीं करा था, तो ये सब लोग अपनी जॉब्स में कंटिन्यू करेंगे, बट एट द सेम टाइम इनको और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इन्होंने यहां पे कोर्ट ने क्या करा है, जस्टिस करने के लिए, इक्विटी के लिए इन लोगों को आपने एक एक्सेप्शन दे दिया।
बट अब हम आते हैं कि आज की रियलिटी क्या है, कि आज का जो लॉ है वो क्या कहता है आपका SC/ST एक्ट के बाद में। तो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है कि जो SCs और STs होती हैं, तो जो आपकी लिस्ट पहले से सेंटर में है, पहले से लिस्ट जो सेंटर में, उसके अंदर में अगर XYZ कैटेगरी आपकी अलग अलग सब शेड्यूल कास्ट पहले से सेंटर ने करी हुई है, तो स्टेट चाहे तो अगर Z जो है वो पहले से बैकवर्ड है, बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, तो डेटा की हेल्प से Z को 15.5% में से 5% अलग से सिर्फ सब कैटेगराइज कर सकता है। यानी कि आप नई कास्ट नहीं ऐड कर सकते हो, इसमें से किसी कास्ट को रिमूव नहीं कर सकते हो, आप जो पहले से ही कास्ट मौजूद हैं उनके अंदर में से आप सब कैटेगराइज कर सकते हो। तो यहां पे जजमेंट ये कहता है। तो ये वाला जो जजमेंट है, इट डज नॉट मीन कि यहां पे अब हमने सब कैटेगराइजेशन अलाउ कर दिया, कास्ट का एडिशन अलाउ कर दिया है। स्टेट जो पहले से आपकी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है, उसके अंदर में ही आप रिजर्वेशन को आपसे डिवाइड कर सकते हो। दैट्स इट, इतना ही आज के जजमेंट में, अभी के जजमेंट में। नेक्स्ट पे आते हैं, IMD वार्न्स ऑफ साइक्लोन इन सौराष्ट्र बे ऑफ बंगाल डिप्रेशन। सो ये न्यूज मैं बस इसलिए कवर कर रहा हूं बिकॉज इट हैज बीन रिपोर्टेड कि आपके अगस्त मंथ के अंदर में, इट हैज बीन सिंस अगस्त ऑफ 1964 कि आपके बे ऑफ, नॉट ऑन बे ऑफ बंगाल, आपके अरेबियन सी के अंदर में, अरेबियन सी के अंदर में इतने टाइम बाद जाके कोई साइक्लोन फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अरेबियन सी के अंदर में साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होता। मेजरली ये भी सच बात है कि बे ऑफ बंगाल में आपके साइक्लोन ज्यादा फॉर्म होते हैं, बट अरेबियन सी के अंदर में भी आपके साइक्लोन फॉर्मेशन होते हैं। बट अगस्त के मंथ में आपका साइक्लोन फॉर्मेशन अरेबियन सी में नहीं हुआ था। तो अगस्त 1964 के बाद आपका इस बार इतने सालों बाद जाके, मोर देन अराउंड 75 ईयर्स के बाद जाके आपका साइक्लोन फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए ये आपकी न्यूज में आई है। तो यहां पे आप एक चीज समझिए कि कोई भी जब लो प्रेशर एरिया रहता है, तो अगर लो प्रेशर इंटेंस होता है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है, तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है, उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। और जब डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है, तब वो साइक्लोनिक फॉर्मेशन ले लेता है। एंड ये जो पर्टिकुलर साइक्लोन फॉर्मेशन हो रहा है, अभी तो डिप्रेशन में है, ये जो साइक्लोन फॉर्मेशन हो रहा है आपका सौराष्ट्र के पास में, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुजरात के फ्लड्स। गुजरात में जो रेन्स हो रहे हैं, जो उसकी वजह से फ्लड्स आए हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिप्रेशन विच हैज बीन क्रिएटेड इन द अरेबियन सी। मोर ओवर इट हैज बीन रिपोर्टेड कि आपका जो बे ऑफ बंगाल है, वहां पर भी एक डिप्रेशन बन रहा है। एंड नेक्स्ट 1 to 2 डेज के अंदर में आंध्र प्रदेश के अंदर में ये मूव करेगा। सो अगेन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के अंदर में भी इट इज पॉसिबल कि वहां पर भी सिवियर रेन या फ्लडिंग वहां पर भी पॉसिबल हो। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर न्यूज है। मैं साइक्लोन इसलिए कवर नहीं कर रहा हूं बिकॉज हम साइक्लोन कई बार कवर कर चुके हैं। इफ यू वांट यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, नेक्स्ट क्लास में हम साइक्लोन फिर से डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट कैंपस इन इंडिया। सो आई टोल्ड यू कि इस बार आपकी कुछ वन लाइनर्स की न्यूज भी आज बहुत अच्छी आई हैं और अच्छी न्यूज है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सो यहां पे साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी विच इज वन ऑफ द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, वो इंडिया के अंदर में अपना फॉरेन कैंपस बिगिन करने वाले हैं। एंड ऐसा नहीं है कि साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का जो यूके की यूनिवर्सिटी है, इसके बाहर कैंपस नहीं है। इससे पहले इसने एशिया के अंदर में मलेशिया में अपना एक कैंपस ओपन कर रखा है। सो इनके लिए इंडिया इज द सेकंड कंट्री। ओके, सो फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया कौन कौन सी अभी रिसेंटली आई हैं आपकी? सो इट इज नॉट द फर्स्ट यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन। इससे पहले डीकन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगेन जो ऑस्ट्रेलिया के, दोनों ने गिफ्ट सिटी आपके गुजरात में अभी रिसेंटली, वेरी रिसेंटली दे हैव ओपनड अप देयर शॉप्स। शॉप्स क्या बोले, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बोलना चाहिए, बट प्राइवेट है तो शॉप्स भी है उनके लिए। तो ये तो डीकन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगेन जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैं, इन्होंने गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर में अपने सेंटर्स को ओपन करा, अपने ओवरसीज कैंपस को ओपन करा। एंड नाउ साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी विच इज रैंक्ड 81st इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एंड टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में 97th पोजीशन है, यानी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आता है। आप चाहे एक प्राइवेट जो आपके अलग अलग इंडेक्सेस हैं उसके अंदर में भी रैंकिंग देख सकते हैं। तो यहां पे आपके लिए मैं क्वेश्चन करता हूं कि इन दोनों के अंदर में जो 2024 की आपकी रैंकिंग्स आई हैं, उसमें टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? सो आप थोड़ा सा भी अगर गूगल सर्च करेंगे, यू विल इजीली फाइंड आउट। सो इट विल बी एन एक्सरसाइज फॉर यू ऑल्सो कि इस पर्टिकुलर दोनों के दोनों इंडेक्सेस के अंदर में सिर्फ और सिर्फ टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी आई है इन दोनों में।
ओके इसके बाद अभी रिसेंटली आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके बाद से हम इंडियन यूनिवर्सिटीज को भी ओवरसीज कैंपस को एस्टेब्लिश करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। एंड रिसेंटली आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में और आईआईटी मद्रास ने ज़ांज़ीबार इन अफ्रीका, यहां पे इन 2 कंट्रीज के अंदर में अपने ओवरसीज कैंपस ओपन करे हैं। तो ये 2 आपकी ये हो गई, और तीसरी साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी बन गई है जो इंडिया के अंदर में अपना कैंपस ओपन कर रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, आई एम श्योर ये आप पहले भी कवर कर चुके होंगे कि यूनियन गवर्नमेंट ने 156 इर्रेशनल फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस और एफडीसीज को बैन करा है। तो ये एफडीसीज क्या होते हैं? सो यू मस्ट हैव यूज्ड कॉमिफ्लिम। सो कॉमिफ्लिम क्या होता है? उसमें इबुप्रोफेन और आपका जो पैरासिटामोल होता है उसका कुछ एमजीज के अंदर में कुछ उसका मिक्सचर होता है। तो इफ यू रिमेंबर कॉमिफ्लिम भी जो थी गवर्नमेंट ने बीच में बैन कर दी थी, एंड द रीजन वाज कि उसको जो डिसॉल्व होने में, आपके स्टमक में डिसॉल्व होने में जो टाइम लगता था उसमें बहुत ज्यादा डिले था, अननेसेसरी डिले था, इस वजह से कॉमिफ्लैम को बैन कर दिया था। उसके अलावा कॉमिफ्लैम और बहुत सारी ब्रांड्स के नाम से भी आने लगी थी कॉमिफ्लैम, उसके अंदर में बहुत बार आपकी क्वालिटी इश्यूज भी आते थे, उसको बैन किया गया था। तो एफडीसीज क्या होते हैं? तो एफडीसीज आर मेडिसिन जिनके अंदर में 2 और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो बेसिकली जो उसके अंदर में केमिकल्स होते हैं उनको एपीआईस बोला जाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनको इंडिया बेसिकली इंपोर्ट करता है फ्रॉम चाइना। दे आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। फिर इसको आपके जो मेडिसिन की कंपनीज होती हैं, आपकी फार्मा कंपनीज होती हैं, ये इनको इनकी प्रॉपर आपकी मेडिसिन बनाती हैं, कैप्सूल्स बनाते हैं और इनको एक्सपोर्ट करती हैं और इंडिया में भी यूज करते हैं। सो एफडीसीज आर बेसिकली जब एक सिंगल मेडिसिन के अंदर में आप एक से ज्यादा कंपाउंड्स यूज कर रहे हो। सो इफ आई गिव यू एग्जांपल कि अभी आपका चेस्ट ऑन कोल्ड करके एक फेमस मैगजीन है, मेडिसिन है, जिसको बैन कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया है। और इसके अंदर में क्या होता है? इसमें सिट्राजीन होती है विच इज वेरी फेमस फॉर एलर्जी रिलीफ। इसमें पैरासिटामोल होता है जो फीवर के लिए होता है, और इसके अंदर में फिनाइलफिराइन होता है जो नेशल डीकंजेशन के लिए होता है। अब यहां पे इसको जैसे बैन क्यों करा गया? इफ आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, यहां पे बहुत बार क्या होता है कि जो आपको नेजल डीकंजेशन होता है, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ एलर्जी। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में ओनली सिट्राजिन वुड बी इनफ फॉर यू। आपकी बॉडी को ना तो पैरासिटामोल रिक्वायर्ड था, ना ही आपको फिनाइलफिराइन रिक्वायर्ड था। तो यहां पे क्या होता है? बिकॉज दीज एपीआईज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन योर पर्टिकुलर मेडिसिन, तो ये वाले जो होते हैं इनके आपको बॉडी को साइड इफेक्ट्स लगते हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज दे आर कॉल्ड एज इर्रेशनल, और यहां पे गवर्नमेंट ने इनको बैन करने का डिसीजन लिया। तो 156 मेडिसिन नहीं, 156 एफडीसी कॉम्बिनेशन बैन करें, तो उस नाम से कई मेडिसिन आती हैं। जैसे चेस्ट ऑन कोल्ड एक ब्रांड नेम है, ये एक पर्टिकुलर मेडिसिन का नाम है जो इन 3 का यहां पे कॉन्कोशन बनाता है और वो आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये सेम कॉन्कोशन से अलग अलग कंपनीज बनाती होंगी। चेस्ट ऑन कोल्ड इज वन सच मेडिसिन जो सेम कॉन्कोशंस करता है। तो ऐसे 156 एफडीसीज को हमने अब यहां पे बैन कर दिया गया है। और बैन कहां गया है? सेक्शन 26A है आपका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का, जिसके अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर होती है कि वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, अगर किसी भी ड्रग या मेडिसिन से अगर पब्लिक को हार्म होता है तो वो उसको उसके सेल पे, प्रोडक्शन के ऊपर पे बैन पुट अप कर सकती है। ठीक है? तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द बैनिंग पावर टू बैन एनी ड्रग विच इज हार्मफुल टू द जनरल पब्लिक। ओके, तो यहां पे ये हुआ है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट हमने कुछ महीने पहले एक पर्टिकुलर केस में भी सुना था, जहां पे हमने पतंजलि की मेडिसिन को बैन करा था। जो आपकी कोरोनिल मेडिसिन आई थी उसको भी इसके अंदर में बैन करा गया था। इसके अलावा एक ड्रग एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट है, जिसके अंदर में हमने बाबा रामदेव और बालाकृष्णन जो उनके सीईओ हैं, उन दोनों के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन भी लिया था। ओके, फॉर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। वो अलग एक्ट है, ये आपका अलग एक्ट है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, सो अनदर आपका एक पर्टिकुलर पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है, तो उसके ऊपर पे आपका एक एडिटोरियल आया है। सो अगेन एडिटोरियल यू कैन रीड, ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है। यहां पे आपको उस पॉलिसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगेन आई टोल्ड यू कि आज के एग्जाम में आपके बहुत सारे वन लाइनर्स भी आए हैं। तो बायो E3 पॉलिसी हमने लॉन्च करी है। व्हाट इज दिस बायो E3? सो बायो E3 स्टैंड्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। जो 3 E's क्या है यहाँ पे? इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। और बेसिकली इस पॉलिसी के अंदर में हम क्या करना चाह रहे हैं? We want to boost manufacturing in the biotech sector। तो बायोटेक्नोलॉजी जो सेक्टर है उसके अंदर में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर में इंप्रूव हो उसलिए करते हैं।
सो मैनी पीपल वुड बी कंफ्यूज, मैनी स्टूडेंट्स वुड बी कंफ्यूज कि बायोटेक होता क्या है. सो बायोटेक्नोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी. तो हम क्या कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं और आपकी जो इंजीनियरिंग साइंसेज है बेसिकली और टेक्नोलॉजी, इन दोनों को या बायोलॉजी से हम कुछ लेसन्स लर्न करके टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी से कुछ चीजें यूज करके हम बायोलॉजी में यूज करें, नेचुरल साइंसेज में यूज करें. तो इसके कुछ अच्छे एग्जांपल्स आप समझ पाओगे. फॉर एग्जांपल एक आपने सुना होगा जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जिसको हम जीएमबी बोलते हैं. सो आपने सुना होगा बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन और आपका जो अभी अभी आया जीएम मस्टर्ड. तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, जो सीड्स होती हैं उनको आप मॉडिफाई कर रहे हो. आप मॉडिफिकेशन से क्या कर रहे हो, इट इज बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी. आप मॉडिफिकेशन से क्या कर रहे हो, उस जो पर्टिकुलर प्लांट है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो, उनको इंसेक्ट रेजिस्टेंट या पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हो. तो यहां पे आप जीन के लेवल पे कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो. जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर बायोटेक्नोलॉजी ओनली. इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. अब व्हाट इज दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? तो अभी आपने सुना होगा, बहुत बार न्यूज में आता रहता है कि बिकॉज लोग बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस के ओवर द काउंटर जाके ओटीसी जाके मेडिसिन ले लेते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं और कोर्स को भी कंप्लीट नहीं करते हैं, तो क्या होता है, उनकी बॉडी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाती है. उनके अंदर में जो बैक्टीरिया होता है वो उस पर्टिकुलर मेडिसिन से रेजिस्टेंट हो जाता है एंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम नाउ. तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में कैसे हेल्प करता है? तो आप बायोटेक्नोलॉजी यूज करके आप डिफरेंट हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप अलग से मेडिसिन को बना सकते हो. सो आप कस्टमाइज मेडिसिन बना रहे हो, तो ऑब्वियसली आप कस्टमाइज मेडिसिन बना रहे हो. फॉर एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन आती है जो लेट्स से अगेन किसी फीवर के लिए आती है. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मलेरिया. मलेरिया के लिए आपको 100 mg के नाम से 100 मिलीग्राम में वो पर्टिकुलर सॉल्ट मिलता है. अब मेरी जो बॉडी है उसके लिए 200 mg चाहिए और कोई और पर्सन है जिसको सिर्फ 50 mg चाहिए. अब यहां पे जहां पे 50 mg उसको 100 mg मिल रहा है उसको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जहां पे 200 mg की रिक्वायरमेंट है, उसकी बॉडी को सिर्फ 100 mg मिल रहा है, उसका जो बैक्टीरिया उसके बॉडी में जो वायरस है वो उस पर्टिकुलर मेडिसिन की क्वांटिटी से उसको आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे एंड मोस्ट प्रोबेबली ये बच जाएगा और ये और भी ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाएगा, ये पावरफुल हो जाएगा. तो यहां पे अगर मैं मेरी बॉडी के हिसाब से आप 200 mg की मेडिसिन बनाइए और दूसरे के हिसाब से 50 mg की बनाइए, तो आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो. यहां पे उसके पेट में 50 mg एक्स्ट्रा जा रहा है, उसके बॉडी में 50 mg एक्स्ट्रा जा रहा है जो उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी. तो जब आप इस टाइप से कस्टमाइज्ड मेडिसिन बना सकते हो, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इसके अलावा फाइटोरेमेडिएशन. फाइटोरेमेडिएशन क्या होता है कि आप प्लांट्स को यूज कर रहे हो आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए. सो यू मस्ट हैव हर्ड दिस कि जो आप बेसिक प्रिंसिपल लेते हैं साइंस का कि जो प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है. एक तो उनको सोलर एनर्जी मिलती है, एक इनको वाटर मिलता है और बाकी का न्यूट्रिशन उनको मिलता है सॉइल से. यानी सॉइल के अंदर में जो कुछ भी होता है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एंड वी हैव फाउंड आउट सर्टेन प्लांट्स. बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने कुछ प्लांट्स को ऐसे ऑब्जर्व करा है जो आपकी बॉडी नहीं सॉरी जो सॉइल के अंदर में आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसको चेंजेस करके उन पर्टिकुलर प्लांट्स को यूज कर सकते हैं फॉर फाइटोरेमेडिएशन, फॉर रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द सॉइल और फ्रॉम द एनवायरमेंट. सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एंड फाइनली बायोडीजल. तो बायोडीजल भी कैसे होता है, सिमिलरली जीएम ही मैं यहां पे यूज कर रहा हूं. जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके मैं कुछ प्लांट्स जो मेरे जिनका डुअल यूज हो सकता है, जिनको मैं लेट्स से कि खा भी सकता हूं, फूड के लिए भी यूज कर सकता हूं, लेट्स से मैं उसको गाय भैंसों के लिए भी यूज कर सकता हूं और प्लस मैं उससे मैं डीजल या इथेनॉल भी बना सकता हूं. तो मैं उसको मॉडिफाई करके क्या कर सकता हूं कि जो मेरा क्रॉप प्रोडक्शन होगा उसके अंदर में ज्यादा जो यूसेज होगा वो उस पार्ट का होगा जो मेरा बायोडीजल में काम हो, डीजल बनाने में काम है. तो ये सब भी आपका एक एग्जांपल हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी का. ठीक है, तो आई होप आपको बायोटेक्नोलॉजी समझ में आएगा कि होता क्या है. और बायो E3 पॉलिसी हमने लॉन्च करी जिसके अंदर में हम मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहते हैं इन द बायोटेक सेक्टर. सो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं. आपके टेलीग्राम CEO फेसेस चार्जेस ऑफ अलाउिंग एलिजेड क्राइम ऑन ऐप. सो एक तो आपको इस पर्सन का नाम पता होना चाहिए बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन आई हैव सीन कि आपके लास्ट टू लास्ट ईयर के क्लैट में भी आए थे और एलेट में इस टाइप के एग्जाम बहुत आ जाते हैं कि टेलीग्राम के CEO का नाम क्या है. सो उनका नाम है पेवेल डुरोव, जो इसके फाउंडर भी है. टेलीग्राम के फाउंडर CEO हैं पेवेल डुरोव. ओके, और ये जो बेसिक डिबेटेड इज बेसिकली बिटवीन फ्री स्पीच वर्सेस लिमिटेशन. तो पेवेल डुरोव जो है ये बात करते हैं फ्री स्पीच की कि
कोई भी टाइप की स्पीच हो, किसी भी टाइप का कोई एक्सप्रेशन है, उसको हमें बोलने की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, यहां पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं लगानी चाहिए। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट्स क्लेम करती हैं कि देयर शुड बी सर्टेन लिमिटेशंस, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फ्री स्पीच को इतना ज्यादा यहां पे फ्रीडम कर दें, इतना ज्यादा लिबरल कर दें कि उसकी वजह से कंट्रीज को, सब लोगों को प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाए। सो इट्स बेसिकली अ डिबेट बिटवीन फ्री स्पीच और लिमिटेशन। तो यहां पे कुछ स्पेसिफिक टेलीग्राम के फीचर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। सो ऑब्वियसली एक तो है उसका एंड टू एंड इंक्रिप्शन। सो व्हाट्सएप के अंदर में भी होता है, ये यहां पर भी है कि जो सेंडर और रिसीवर है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे सेंडर और रिसीवर तो आपको पता है, उसकी चैट नहीं पता है, ठीक है। तो ये चीज तो व्हाट्सएप में भी होती है कि जहां पे सेंडर और रिसीवर तो पता पड़ जाएगा, बट उसके बीच में चैट के वो नहीं पता पड़ेगा। टेलीग्राम इससे एक लेवल और ऊपर चला जाता है, और वो लेवल क्या है? वो लेवल है कि एक तो यहां पे सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेजेस का भी ऑप्शन होता है कि आपके फोन में जो मैसेजेस आए हैं टेलीग्राम पे या आपने जो सेंड करे हैं वो भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, वो उनके क्लाउड पे जाते हैं और वहां जाके वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। सो इस वजह से ये सेकंड प्रॉब्लम आती है। थर्ड क्या है? एनोनिमस मैसेजिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि एक पर्सन कई लोगों को मैसेज सेंड कर रहा है, तो यहां पे आप एनोनिमाइज्ड ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो कि आपने कोई चैनल क्रिएट कर लिया, आपने कोई ब्रॉडकास्टिंग चैनल क्रिएट कर लिया और आपके मेंबर्स वहां पे इकट्ठे हो गए, तो आप उनको एनोनिमसली मैसेज सेंड कर सकते हो। यानी कि अगर लेट्स से कि मैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और लोगों ने मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, सो विदाउट कमिंग इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट द गवर्नमेंट नोइंग कि हु एम आई, मैं बहुत सारे लोगों को यहां इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, तो ये एनोनिमाइज्ड मैसेज होता है। अब यहां पे एक स्पेसिफिक फीचर है आपका टेलीग्राम का, जहां पे आपको फोन नंबर भी रिक्वायर नहीं होता है। सो आपको सिर्फ यूजर नेम बनाना है टेलीग्राम पे, और आप बिना फोन नंबर के यूज करे भी आप अपना अकाउंट वहां पे क्रिएट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है? फोन नंबर अगर आपका अटैच है तो आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बट सिर्फ आपका यूजर नेम है जो आपने कुछ भी बना दिया है, तो आपको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। सो यू कैन सी कि कितनी लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, जिस वजह से ये जो पर्टिकुलर टेलीग्राम है इसका मिसयूज भी होता है। तो आपके डार्क वेब के अंदर में जहां पे आप डेटा को सेल और बाय करते हो, लोगों के पर्सनल डिटेल्स को आप सेल और बाय कर सकते हो। पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो होता है आपका, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज अ स्पेसिफिक वेरी इंपॉर्टेंट इशू, जो इसकी वजह से जहां पे टेलीग्राम बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। सो ये वाली जो चीजें होती हैं, इस टाइप के जो क्राइम्स होते हैं, वो कमिट कर पाना टेलीग्राम पे बहुत ईजी हो जाता है। इसके अलावा इसकी डिसेंट्रलाइज्ड डिजाइन है और इंडिपेंडेंट सर्वर्स है। व्हाट इज द डिसेंट्रलाइज्ड डिजाइन? तो फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का जो सर्वर्स हैं वो सारे के सारे आपके यूएस के अंदर में, बट टेलीग्राम के जो सर्वर्स हैं वो डिसेंट्रलाइज हैं, तो उन्होंने अपने सर्वर जो होते हैं वो एक जगह में, उनके जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं वो उन्होंने अलग अलग कंट्री के अंदर में एस्टैब्लिश करें। सो लेट्स से कि अगर वहां पे यूएस की जो गवर्नमेंट है, या लेट्स से यहां पे फ्रांस की गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट में एक्शन लिया है, जो फ्रांस की गवर्नमेंट है वो उनके सर्वर्स को क्लोज डाउन कर देती है, उनको अपने कंट्रोल में ले लेती है। स्टिल टेलीग्राम वुड फंक्शन बिकॉज इनका डिसेंट्रलाइज्ड डिजाइन है, बिकॉज कहीं और से भी आपका टेलीग्राम ओपन हो सकता है और किसी क्लाउड के ऊपर पे जाके आपके सर्विसेज यूज करी जा सकती है। तो इस वजह से इसको कंट्रोल कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। आगे मूव करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पे आ जाते हैं हम। सो ये वाली न्यूज आपकी दोनों ही न्यूज़पेपर में इन्वॉल्व थी। सो आईएनएस अरीघाट है जो पर्टिकुलरली हमारी सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बन चुकी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन में एक डिफरेंस होता है। न्यूक्लियर केपेबल का मतलब है कि उसमें आप न्यूक्लियर बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल को यूज कर सकते हैं, और न्यूक्लियर पावर्ड का मतलब है कि जो सबमरीन को रन करा जा रहा है, हम पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल या इलेक्ट्रिक पे नहीं, हम यहां पे न्यूक्लियर पावर से उसको कर रहे हैं। तो इसका एक बेनिफिट क्या होता है, ये सबमरीन्स होती हैं ये फॉर अ मोर दे कैन गो अंडर वाटर फॉर मोर टाइम एज कंपेयर टू अ कन्वेंशनल सबमरीन, तो ज्यादा टाइम तक ये अंडर वाटर रह सकती हैं। तो पहली जो इंडिया की सबमरीन थी, जो इंडिया की इंडिजिनस सबमरीन थी, वो थी आईएनएस अरिहंत न्यूक्लियर पावर सबमरीन, और सेकंड इज योर नाउ आईएनएस अरीघात। तो ये जो आईएनएस अरीघात है, इट्स गोइंग टू हेल्प बिल्ड आवर न्यूक्लियर ट्रायड बेटर, तो उसको भी ये बेटर कर रहा है। व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रायड? न्यूक्लियर ट्रायड इज बेसिकली कि आपकी कंट्री लैंड से, एयर से और ओशन से, तीनों जगह से, आपकी सबमरीन से, आपकी सब जगह से आपके न्यूक्लियर अटैक करने की केपेबल होगी। तो न्यूक्लियर ट्रायड में ये हेल्प करेगी। सो ओनली 5 कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड जिनके पास में न्यूक्लियर ट्रायड है। तो आपका यूएस एंड रशिया ऑब्वियस एग्जांपल्स, और चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहां पे P5 नहीं है, यहां पे आपकी ये 5 कंट्रीज हैं जिनके पास में लैंड बेस्ड, एयर बेस्ड और ओशन बेस्ड या नेवल या सबमरीन बेस्ड आपके पास में न्यूक्लियर केपेबल आपके पास में मशीन्स हैं। ओके, और ऑल्सो सम पीपल से कि
इट इज नॉट, इजराइल इज नॉट ऑफिशियली एक्सेप्टेड इट, बट इजराइल के पास में न्यूक्लियर ट्रायड है। ओके, सो 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन हो चुके हैं, INS अरिहंत, INS अरिहंत। आपको अब मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर में कि इंडिया की पहली न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी थी, एंड स्टार्ट्स विद अ C। पहली न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी थी इंडिया की, जो इंडिया ने किसी और रशिया से आपने ऑक्यूपाई करी थी? सो आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, असम्स मुस्लिम मैरिज लॉ। तो यहां पे आसाम की गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर लॉ पास करा है विच इज नोन एज, ये बिल पास हो चुका है, असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस बिल 2024। तो ये पर्टिकुलर बिल हमने इसलिए पास करा है बिकॉज असम के अंदर में एक 1935 का एक्ट पहले से है जो बेसिकली मुस्लिम मैरिजेस के को और डाइवोर्सेस को रजिस्ट्रेशन की प्रोविजन प्रोवाइड करता था। अब इस पर्टिकुलर लॉ की प्रॉब्लम क्या थी कि इसके अंदर में एक पर्टिकुलर सेक्शन 8 था जो ये कहता था कि जो काजी होते हैं, यहां पे हमने एक ऑफिस भी क्रिएट किया हुआ था काजी का, जिनको हम रजिस्ट्रार कह सकते हैं। जो रजिस्ट्रार क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं, दैट इज रजिस्ट्रार। तो काजी होता था, वो रजिस्टर कर सकता था आपकी मुस्लिम मैरिज को। और इसका सेक्शन 8 क्या प्रॉब्लम करता था, ये कहता था कि अगर 2 माइनर्स हैं जो मैरिज करना चाह रहे हैं या जो मैरिज में हैं और उनके गार्जियन कंसेंट देते हैं, तो गार्जियन की कंसेंट से जो काजी होता है, गार्जियन के कंसेंट से जो काजी होता है, यहां पे जो रजिस्ट्रार बन चुका था, वो इस टाइप की मैरिज को रजिस्टर कर सकता था। यानी कि यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि आपके जो इंडियन पिनल कोड है, आपका जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, उसको ये कहीं ना कहीं काउंटर करता था। तो यहां पे क्या था कि अगर चाइल्ड मैरिज हो रही है अमंग 2 मुस्लिम माइनर्स ऑल्सो, या 1 माइनर एंड 1 एडल्ट ऑल्सो, दैट वुड ऑल्सो बी वैलिड अंडर लॉ बिकॉज उसको आपने बाय लॉ रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन प्रोवाइड करा हुआ था। सो ऑब्वियसली क्योंकि वो वैसे भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में आता, शरीयत लॉ में होता था, तो वैसे भी आप उनको आउटसाइड द परव्यू ऑफ द नॉर्मल लॉज रखते थे। तो आपके स्पेशल मैरिज एक्ट एक्सेट्रा उस पर अप्लाई नहीं हो रहे थे, पनिशमेंट प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहे थे। तो यहां पे असम गवर्नमेंट ने क्या करा है, यहां पे नया आपका बिल इंट्रोड्यूस करा है जो अब पास होकर एक्ट बन चुका है। प्रोबेबली गवर्नर जैसे इसको असेंट देंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास करा है, और जैसे इसको आपकी गवर्नर असेंट देंगे ये एक्ट बन जाएगा। इसने क्या करा है कि यहां पे एक तो मैरिज एज फिक्स कर दी है कि मैन की 21 होगी और विमेन अगर 18 होगी तो ही होगा। और मान लेते हैं कि यहां पे कोई पर्टिकुलर पर्सन है कि अब यहां पे रजिस्ट्रार के पास पावर होगी, मान लेते हैं कोई यहां पे सब रजिस्ट्रार है जो यहां पे विमेन इज बिलो 18 और उसकी मैरिज को अगर इंटेंशनली अलाउ कर देता है, तो यहां पे उसको 1 ईयर की इंप्रिजनमेंट और 50,000 रुपीज का फाइन भी प्रोवाइडेड है। ओके, मोर ओवर इसमें हमने क्या चेंज करा है कि जो पहले काजीज के ऑफिस थे अब हमने इनको बंद कर दिया है, और हमने यहां पे अब गवर्नमेंट के जो रजिस्ट्रार होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर में सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार आप अपॉइंट करते हो, उनको हमने ये पावर प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा यहां पे कंसेंट का भी हमने प्रोविजन दे दिया है कि जो आपके दोनों पर्सन है जिनकी शादी हो रही है उनकी कंसेंट होना भी रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली ये जो प्रोविजन है दीज आर इन एडिशन टू मुस्लिम पर्सनल लॉज। तो मुस्लिम पर्सनल लॉज के अंदर में अगर कोई डिसेबिलिटी है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जो इंसेस्चुअल रिलेशनशिप होती है, ब्रदर सिस्टर के जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं वो मैरिज नहीं कर सकते, तो वो प्रोविजन तो यहां पर भी होगा। इसके अलावा 30 डेज का यहां पे नोटिस पीरियड भी बताया हुआ है कि आपको असम का रेसिडेंट होना नेसेसरी है अगर आपको इसके अंदर में रजिस्ट्रेशन कराना हो। सो ये कुछ आपके नए अपडेट्स हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर बिल। तो ये आप एक स्पेसिफिक वन लाइनर की तरह कर सकते हो किस स्टेट ने मुस्लिम मैरिज के अंदर में रजिस्ट्रेशन के अंदर में चेंजेस करे हैं, और उसके अलावा स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या चेंजेस करे गए हैं। सो 2-3 चेंजेस क्या है, तो एक तो आपका मैरिज एज आपने मैन की 21 और 18 फिक्स कर दिए। उसके अलावा जो काजीज का रोल है उसको रिमूव करके अब आपने गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं उन्हीं को ही ये रोल समा दिया है। ओके, तो ये कुछ आपके चेंजेस थे। सो स्टूडेंट, दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस फ्रॉम द टुडेज न्यूज़पेपर। आई हैव नथिंग एक्स्ट्रा टू से टुडे एंड आई होप टू सी यू टुमारो आल्सो विद द न्यू सेट ऑफ न्यूज हेडलाइंस फॉर टुमारो। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।